हाँ, क्या क्या सवाल था? अनकम्प्लीट रह गया था। सर वॉलेंट्री रिटायरमेंट और प्री मेच्योर रिटायरमेंट में डिफरेंस। ठीक है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट, कोई आदमी बताएंगे इसको? किसी ने इस पे कुछ तैयार किया हो, कोई ये किया हो? चलिए, देखिए, ये जो वर्ड है वॉलेंटरी रिटायरमेंट का जिक्र तो एक ही जगह है, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट में। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट आप बोलिएगा कहाँ जिक्र मिलेगा, तो ये पेंशन पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है रिटायरमेंट के। सुपर एन्युएटिंग रिटायरमेंट है, उसी में आपको रिटायरिंग पेंशन अकाउंट है उसमें। हाँ, सुपर एन्युएशन पेंशन है, रिटायरिंग पेंशन है उसी में। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का अलग अलग मीनिंग नहीं होता है, इसका तो एक ही मीनिंग है वॉलेंटरी रिटायरमेंट का कि आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years ऑफ सर्विस a government employee, this 20 years exclude any kind of dies none, नोट कर लीजिएगा, any kind of dies none और EOL वगैरह वगैरह, 20 years of क्वालिफाइंग सर्विस है। बीच में अगर डाइज नन का पीरियड है या इस तरह का कोई पीरियड है तो वो काउंट नहीं होगा। 20 years of qualifying service, a government employee if wants to leave the organization, he can leave the organization submitting voluntary retirement। ठीक है। इन द केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वॉट एवर पेंशन ही वॉज गेटिंग, ही विल गेट 50% ऑफ दैट। जो लास्ट मिल रहा होगा उसका 50% उसको मिल जाएगा, या 10 मंथ्स एवरेज वाला मिल जाएगा, एज्यूमिंग कि उस समय वॉलेंटरी रिटायरमेंट का सारा कैलकुलेशन एकदम वैसे होता है जैसे रेगुलर रिटायरमेंट का होता है। अभी मैंने लीव कैलकुलेशन पे एक वीडियो डाला है, अगर उसको देखिएगा तो उसको बड़ा ये से मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों में कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम होता है। जो डाउट्स आपको आते हैं वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट पे आते हैं। देखिए, प्री मेच्योर रिटायरमेंट को मैंने 3 जगह पाया है प्री मेच्योर रिटायरमेंट का जिक्र, और तीनों जगह प्री मेच्योर रिटायरमेंट के अलग अलग मीनिंग है। पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं और फिर ये बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड प्री मेच्योर तो क्या लिखेंगे, तीनों में कौन सा डेफिनेशन लेंगे। प्री मेच्योर रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर चल रहा है तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट का मतलब होता है रिटायरमेंट विद पनिशमेंट। ठीक है। पनिशमेंट के साथ जो रिटायरमेंट हुआ, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट, ठीक है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल। ठीक है। तो ये हो गया आपको प्री मेच्योर में। वहां अगर यही चीज एनपीएस में हो जाए, प्री मेच्योर रिटायरमेंट, तो सुपर एनुएशन से पहले आप किसी भी तरह से रिटायरमेंट लीजिएगा तो दैट विल बी कॉल्ड प्री मेच्योर रिटायरमेंट। कहने का मतलब है कि वहां वॉलंटरी रिटायरमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्री मेच्योर रिटायरमेंट फॉर एनपीएस पर्पज। लेकिन जो सबसे सॉलिड यहां का कंसीडर होता है वो है FR 56J। कोई आदमी FR 56J एक्सप्लेन करेंगे? सर कोई एम्प्लॉय है जिसको कि ऑफिस ये समझता है कि अब ये काम के हिसाब से मतलब वो लायक नहीं है, या मतलब वो जिस तो उसको कंपल्सरी खुद ऑफिस दे देता है रिटायरमेंट 56 जी के तहत। ठीक है। 56J FR का एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि स्टाफ यदि इफेक्टिव ना हो, इफिशियंट ना हो, और स्टाफ की इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम, ये 3 चीजें, इफेक्टिव, इफिशियंट, इंटेग्रिटी, इन तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो, और यदि कोई स्टाफ, और मतलब एंड यदि कोई स्टाफ 30 years के एज 35 years के एज से पहले इंटर किया और 20 साल नौकरी कर लिया, या किसी पे सॉरी 35 years के एज पे एंट्री किया हो और 15 साल नौकरी कर लिया हो, या फिर किसी भी एज पे एंट्री किया हो 20 साल नौकरी कर लिया हो, तो इन 3 ग्राउंड पे उसको सर्विस से रिटायर किया जा सकता है। दिस रिटायरमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट। डिफरेंस यही है। जो FR 56J कहता है वो कहता है प्री मेच्योर रिटायरमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट। ठीक है।
अब यदि एग्जाम में आपको दोनों एक साथ लिखने को, जब अलग अलग जगह पे ट्रीट हो रहा है, तो उसके हिसाब से मीनिंग को दिमाग में रखिए। जैसे सेल मैंने ही बताया था, पे एंड सैलरी के बहुत सारे डेफिनेशन है, फैमिली का बहुत डेफिनेशन है, उसी तरह से इसके भी बहुत डेफिनेशन है। लेकिन कीप इन टू माइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी आपको एग्जाम में आ जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस लिखिए, इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल कि आप 56J के डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, 56J के डेफिनेशन को लिखिए। और वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने आपको बताया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफिस आपको कंपल्सरली नहीं दे सकता, वो आप ही मांगेंगे तभी मिलेगा। 3 मंथ्स की नोटिस होती है, 3 मंथ के नोटिस देनी होती है, और डिनाई भी किया जा सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की सॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन विद पेंशन, तो उसको मना भी किया जा सकता है, डिनाई करेगा तो नहीं मिलेगा। 56J में मैंने एज वाली लिमिटेशंस बताई, यदि 35 के एज पे है तो 15 इयर्स, या अदरवाइज 20 इयर्स, किसी भी एज पे एंटर किया हो, 20 इयर्स की अगर वो नौकरी कर लिया हो, तो उसको इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी और इंटीग्रिटी के ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। 2 पर्सन्स कमिटी इस पर डिसीजन लेती है 56 पे। तो ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है। और कुछ? तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट और रिटायरिंग पेंशन दोनों एक ही चीज है ना? वहां वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरिंग, देखिए पेंशन के अलग अलग टाइप में एक सुपर एनुएशन पेंशन है। सुपर एनुएशन पेंशन आप समझते हैं, मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस जब मैंने अटेंड कर लिया तो सुपर एनुएशन पेंशन। ठीक है। दूसरा जो इसमें आ जाएगा पेंशन, वो आएगा रिटायरिंग पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन को छोड़ के जितने भी पेंशन है वो रिटायरिंग। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस को छोड़ के जब भी आप पेंशन लेंगे तो रिटायरिंग है। एक्सेप्ट जो पनिशमेंट वाले पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन एक अलग पेंशन है, इनवैलिड पेंशन एक अलग पेंशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो पेंशन है दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग पेंशन। करेक्ट। सर सर तो मैं ये कह रहा था जी, जो बता रहे हो आप इनवैलिड पेंशन या कंपल्सरी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन में आती है? जैसे दो तरह की पेंशन बताई इन्होंने, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। कहाँ तो ये बताइए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं नहीं, किसने जो सर, पेंशन बता रहे थे कहाँ? पेंशन पेंशन रूल्स में सर लिखा हुआ है, क्लासेज एंड कंडीशन में पेंशंस हाँ, आर क्लासेज ऑफ ऑफ टू पेंशन में क्या काइंड्स। क्या लिखा, क्लासेज ऑफ पेंशन में क्या क्या लिखा है? एक तो लिखा है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए, ऑर्डिनरी पेंशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन होता था जब सर्विस में किसी का डेथ होता था, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन 1 जनवरी 2006 के बाद रुक गया है। ठीक है। ओके सर। अगर आपको इसका सही क्लासिफिकेशन पढ़ना है पेंशन का, तो भारत सरकार का पेंशन पोर्टल है, पेंशन पोर्टल gov.in, उसको कीजिए, उसके वेरी फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है। ओके सर, ऑथेंटिकेट, थैंक यू। क्योंकि क्या है, बुक्स वगैरह में पहले के भी प्रिंट होते हैं, एकदम ऑथेंटिकेट है उस साइड पे। ठीक है। और कुछ? सर ये स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होती है, और इसके क्या वो हैं कंडीशंस? मुझे लगता है कि इस पे कमीशन में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मैंने कहीं जिक्र नहीं देखा है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है मैडम, कि कोई आदमी सर्विस में है और वो जो भी पे बैंड, अब तो पे बैंड नहीं है, पे बैंड को हम पे लेवल कहें, पे लेवल के मैक्सिमम पे पहुंच जाए तो क्या होगा? अगर वो मैक्सिमम पे पहुंच गया तो उसके बाद, और उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ है, तो उसके बाद जी। उसको कोई इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, तो वो स्टैग्नेशन हाँ हो, जी। दैट सिचुएशन इज स्टैग्नेशन। उसमें इस पे कमीशन में तो मैंने नहीं देखा है, 7th में, 6 में देयर प्रोविजन मैंने देखा था, अगर होगा भी तो मैंने नहीं देखा है, ऑनेस्टली आई एम एडमिटिंग। वहां था कि वहां पे हर साल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, 2 साल का एक इंक्रीमेंट वहां पे बंचिंग इंक्रीमेंट परमिट करते हैं। ठीक है। सर ये जो जूनियर सर सीनियर पे का आपने वो एक लेटर उसमें ग्रुप में फॉरवर्ड किया था सर, हाँ, उसको थोड़ा स्टेपिंग समझा। पे, स्टेपिंग हाँ, स्टेपिंग अप पे। स्टेपिंग अप। क्या उसको एक्सप्लेन करना है? सर हाँ नहीं, सर, एक थोड़ा सा था एक्सप्लेन कर सर। दीजिए। सर एक डाउट था, जैसे डायरेक्टरों का जो पे लेवल होता है वो 2,18,200 पे जाके खत्म हो जाता है,
हाँ तो ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट तो फिर सवाल ही नहीं आता ना नहीं, सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 7th सीपीसी में प्रोविजन मैंने देखा नहीं है। आप जो सवाल पूछ रही हैं वो इरिलीवेंट हो गया है, 6th सीपीसी में था, 7th में नहीं है, वो फ्रीज हो जाएगा वहां जाके। ठीक है, हाँ वो ठीक है मैडम। जी सर, थैंक यू। हाँ अच्छा, वो क्या इसका कह रहे थे, स्टेपिंग अप ऑफ पे। स्टेपिंग अप। राइट, जी सर। जो मैंने आपको भेजा था वो है नहीं। एक सेकंड, मैंने जरा सा आप ही का व्हाट्सएप ओपन कर लूं जो मैंने भेजा था। हाँ देखिए, ये क्या था, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, हरी आ सर। रही है सर। जी सर, आ रही है। ओके, ये पेज दिख रहा होगा, आपके व्हाट्सएप का ही पेज है। देखिए, इसमें जो चीज कह रहा है वो ये कह रहा है कि पे कमी, जब आप पे फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, एक पर्सन है जो आपसे सीनियर है, जो भी डेट ऑफ पे फिक्सेशन है किसी भी पे कमीशन में, डेट ऑफ पे फिक्सेशन है, उससे थोड़ा पहले, एक आध महीना पहले उसका प्रमोशन हुआ। तो उसका प्रमोशन जो हुआ वो तो लास्ट सीपीसी में हुआ। अब फिर मान लीजिए कि जैसे ही ये सीपीसी लागू हुआ, थोड़े दिन के बाद किसी और का प्रमोशन, आपके जूनियर का प्रमोशन हो गया। इस केस में यह देखा जाता है कि जूनियर की सैलरी जो है उस सीनियर से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका ये फिक्सेशन जो है ये न्यू न्यू पे कमीशन में होता है। तो सारे इंक्रीमेंट और सब कुछ उसको यहाँ के हिसाब से मिलते हैं, उसको वहां के हिसाब से मिलते हैं। तो जस्ट थोड़े दिन के पे फिक्सेशन के डिले और इसकी वजह से एक सीनियर की सैलरी जूनियर से ज्यादा हो जाती है। दिस इज द सिचुएशन। इस सिचुएशन में स्टेपिंग ऑफ ऑफ द पे का प्रोविजन है। अगर इस रीजन से ऐसा हुआ हो तो जूनियर का जो पे होगा उसके बराबर सीनियर का पे फिक्स कर देंगे। किस दिन से? जिस दिन से उसका जूनियर, उसके जूनियर का पे उससे ज्यादा हुआ है। कहने का मतलब है कि न्यू पे कमीशन में जिस दिन जूनियर का पे फिक्स किया, उस दिन सीनियर के पे को उसके बराबर कर देंगे। उससे कम नहीं हो सकता है और उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ जो स्टेपिंग अप कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक स्टेप आगे कर देना, उससे कम नहीं हो सकता है। वो नेक्स्ट बिलो रूल टाइप चीज है, सीनियरिटी वही रहेगी, वो चेंज भी नहीं होगी, उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कर देंगे। उसके लिए ये 4 कंडीशन है एबीसीडी में। ये चारों कंडीशन अगर देखिए तो बोथ सीनियर एंड जूनियर एक ही कैडर में होने चाहिए, या फिर आइडेंटिकल कैडर में होने चाहिए। उनका पे स्केल सेम होना चाहिए या आइडेंटिकल होना चाहिए। सेम और आइडेंटिकल मैंने बताया था। पे सेम होगा यदि दोनों एक ही कैडर में है। अगर कैडर में नहीं है फिर भी एक ही पे लेवल पे है तो वो माना जाता है आइडेंटिकल। ठीक है, तीसरा कंडीशन उसका था कि FR 22 में जो ऑप्शन वगैरह है उसमें कुछ वैसा नहीं होना चाहिए कि उसने एक ने अवेल कर लिया है इसलिए उसका ज्यादा हो गया है। वो कंडीशन होगा तो उसमें स्टेपिंग अप नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन वगैरह के कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा कि जो सीनियर आदमी था वो प्रमोशन के समय, जब उसका प्रमोशन हुआ था तो जूनियर से ज्यादा सैलरी ड्रॉ करता हुआ होना चाहिए। ये क्यों कहा गया है? सीनियर का तो हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन मान लीजिए सीनियर को कुछ पनिशमेंट वगैरह मिल गया, इंक्रीमेंट उसका 2-3 रुक गया था, तो सीनियर तो है लेकिन उसकी सैलरी डाउन हो गई। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। दिस इज स्टेपिंग ऑफ द पे। बाकी इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, एक डाउट था ओके, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। पे स्केल में डिफरेंस आया था सर, तो उस टाइम पे बंचिंग की गई थी सर। क्या नहीं? बंचिंग मतलब ये कि जैसे सीनियर साइंटिस्ट हैं दो, एक हाँ सीनियर एक जूनियर है सर। हाँ तो हुआ क्या, 7 CPC में दोनों की सैलरी, मतलब सीनियर की सैलरी जो थी सर हाँ। वो जूनियर के बराबर हो गई सर। तो उस वजह से सर फैक्टर। तो बंचिंग क्या किया गया था? बंचिंग क्या था? व्हाट इज बंचिंग? हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कृतिका मैडम,
चलिए मैडम शायद डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम है मैडम के मोबाइल में, आवाज नहीं आ रही है। आएगी आवाज? सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है सर। हाँ जी, हाँ हाँ, सिग्नल प्रॉब्लम लग रहा है। सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है। कोई बात नहीं, और आएगा मैडम का तो उसको सेंड करेंगे। और कोई क्वेरी? सर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था सर, ये सर कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड में क्या फर्क है? कंसोलिडेटेड फंड जो कंटीजेंसी का मतलब समझ रहे हैं, कंटीजेंसी है, इमरजेंसी है। कंसोलिडेटेड का मतलब है रेगुलर है। ठीक है, ये दो टर्म याद रखिएगा, दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है कि ऐसा फंड जिसमें गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यू जा रहे हैं। उसका इन सोर्स क्या है? गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज उसमें जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कोई एडवांस वगैरह ले रही है, उसमें से ले रही है पेमेंट। गवर्नमेंट जो भी पेमेंट कर रही है पार्लियामेंट में वोट पास करा के, समझ लीजिएगा, पार्लियामेंट में वोट पास करा के आपको अप्रोप्रिएशन देती है, सारा फंड देती है, वो कंसोलिडेटेड फंड से करती है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड इज इम्प्रेस्ड फंड। अब इम्प्रेस्ड फंड में अगर कुछ खर्च करना होता है तो जिसके पास इम्प्रेस्ड होता है वही डिसाइड करता है ना, इम्प्रेस्ड अलॉट करने वाला तो डिसाइड करता नहीं है। तो कंटीजेंसी फंड जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, फिजिकली उस पैसे को सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं, इम्प्रेस्ड फंड है। दो इम्प्रेस्ड फंड में भी पैसा रिक्यूप होता है, पार्लियामेंट ही डालता है, लेकिन उसके हर खर्चे के लिए पार्लियामेंट से पूछना नहीं। इमरजेंसी का फंड है, 500 करोड़ का फंड है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कोरोना में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जहां मान लीजिए इसमें और कहां से खर्च होता है ये भी बता दूं। कंटिजेंसी फंड इज यूज्ड इन द सिचुएशन जहां इमरजेंसी है। ठीक है, ये कभी भी किसी न्यू इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने बता दिया है, न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट पे खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इमरजेंसी है ना। और इसमें यह भी लिमिटेशन नहीं है कि केवल रेवेन्यू ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। कुछ लोग किसी आइलैंड पे फंस गए, एक इमरजेंसी ब्रिज हमको बनाना है, लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने का टाइम नहीं है, वो जो है कैपिटल है, लेकिन वहां यहां से कंटीजेंसी फंड से मीट आउट होगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और कुछ? तो सर ये कंटीजेंसी फंड भी जो बनता अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड फंड में से ही निकल गए? एग्जैक्टली, उसका कोई टैक्स सोर्स नहीं है। वो 500 करोड़ का फंड है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, जिसका सैंक्शन केवल प्रेसिडेंट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और जितना खर्चा कर देंगे उसमें से प्रेसिडेंट, उस पर कोई वोटिंग नहीं होता है, उसको पास कराने की जरूरत नहीं होती है, वो रिक्यूप हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिक्यूप होता है, उस पर क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, और कुछ? ठीक है सर। जी सर नमस्कार। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे जब पूछते हैं ना कि व्हाट आर द मेन चेक्स ऑफ ऑडिट, तो उसमें तो काफी सारे हैं सर, तो उसमें मतलब हमें क्या मेनली लेना चाहिए? नेम्स ऑफ ऑडिट, 10 है। मेन चेक्स ऑफ ऑडिट सर। मैडम याद करिए, मैंने आपको बहुत दिन से कहा है, हालांकि कल लेने वाला हूं मैं ऑडिट पे मैं बहुत वरीड हूं, क्योंकि बहुत कम सेशंस लिए हैं मैंने, तो कल लेने वाला हूं मैं। मैडम वो 10 याद कर जाइए, उस 10 में क्या बोलूं कि नहीं कीजिए, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा। 10 में 10 है। वो आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने में हेल्प कर रहा है, और हेल्प कर रहा है इसलिए कह रहा हूं कि उसको 10 याद कर जाइए। मान लीजिए कि लिखते समय किसी भी कारण से तो मिस कर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको छोड़िए मत, मैं उसमें से इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट नहीं बता पाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैडम? ओके सर, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर। सर हाँ हाँ मैडम। ऑडिट का तो पता चल गया, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है सर? ये कहीं इन एज सच नहीं डिफाइंड है आपके ऑडिट मैनुअल में, है ना। लेकिन फिर मतलब क्या लिख सकते हैं उसमें कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है है? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, मैंने एक बार किसी सेशन में बोला है इस चीज को। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑडिट के बता रहा था ना, एक स्पेशल दिया था ये ऑडिट का, उसमें जी जी जी, हाँ जी। ऑडिटर की सर ये देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट में आई थिंक यही दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में चैप्टर में ये दिया हुआ है,
हाँ जी सर, ऐसा है, ऐसा है। ऑलमोस्ट वही है सर। में ऐसा नहीं दिया हुआ सर, ऑडिटर्स की ड्यूटी डिफाइंड मतलब मैनर में नहीं है। उसमें बस ये बता रखा है कि एक ट्रांजेक्शन ऑडिट होता है, एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, ये वाली चीजें बताई हुई हैं सर। देखिए, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर आपको मैं कल शाम को एक लिखवा देता हूँ, 5-7 पॉइंट्स लिखवा देता ठीक है हूँ, सर। क्योंकि वो ठीक है सर। फ्रेगमेंटेड है, एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं है। मेरे को भी एक बार अभी भी करूंगा ना, तो मैं भी हो सकता है कि कल 7 बताऊं तो आज 2-3 बता पाऊंगा। ठीक है सर, कल हम हाँ, कर। तो हाँ जी सर। वो एक बार कलेक्ट करके मैं एक बार देख लूं, कल शाम को जो सेशन रखेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, थैंक यू तो सर। है, एक तो है, देखिए ऑडिट का पर्पज याद कीजिएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। ऑडिट का पर्पज क्या है, मैंने बताया हुआ है। ऑडिट इज बेसिकली टू एग्जामिन एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड रूल्स एंड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस। दोनों में डेविएशन है क्या, फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग एनी एरर और फ्रॉड और फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर अकरिंग ऑफ द सेम। आप चाहिए तो लिख लीजिए इसको, जो लोग लिख सकते जी हैं सर। उसको लिख लीजिए, ठीक है। ऑडिट इज फाइंडिंग आउट डेविएशन इन प्रैक्टिस, deviation in practices from standard rules or norm. This is done for the purpose of detecting error or fraud or for devising method for prevention of the same. अब इस डेफिनेशन को ही ठीक से याद कीजिएगा तो बहुत सारी ड्यूटीज क्लियर हो जाएंगी। ऑडिटर की पहली ड्यूटी है कि वो कंपेयर करके देखे स्टैंडर्ड रूल्स और नॉर्म्स एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। मतलब उसकी पहली ड्यूटी बनती है कि जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं प्रिवेंशन के लिए फ्यूचर फ्रॉड एंड एरर को। दूसरा, उसकी दूसरी ड्यूटी है कि जो हो रहा है उसको इन नॉर्म से कंपेयर करे और विदाउट सॉलिड एविडेंस जस्ट प्रिजम्पशन एंड एजम्पशन पे कुछ ना लिखे। तीसरा, कोई अगर वैसा डेविएशन है तो ये फाइंड आउट करे कि वो डेविएशन एरर है कि फ्रॉड है। अगर एरर है तो एरर किस रीजन से है उस रीजन को डिटेक्ट करे और उसके लिए सजेशन दे कि भाई इस एरर को कैसे प्लग करेंगे, करेक्ट करने की जरूरत है। अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सजेस्ट करे। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। कल मैं ऑर्गेनाइज करके और आपको नोट करा दूंगा, ठीक है। सर इसमें ये सब भी आ जाएगा, जैसे वो आते हैं और हमारा सारा रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं, तो उसको भी हम मेंशन कर वो सकते हैं। बेसिकली ड्यूटी जो है वो तो प्रोसीजर, हाँ, मतलब कि अब उसमें आप ऐसे ऐड करेंगे ना मैडम, मैं तो बहुत नट सेल में नोट्स के हिसाब से बोलता हूँ, बुलेट्स बोलता हूँ। आप उसको ऐड जब करेंगी तो उसको आंसर बनाएंगी कि भाई ऑडिटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन द ऑफिस, दे एग्जामिन द फाइल्स टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्म एंड प्रैक्टिस, ठीक है। वो सारे के सारे पेपर्स को आकर के एग्जामिन करते हैं वगैरह वगैरह। वो तो लिखा उसी तरह से जाएगा, ठीक है। जी सर। उसमें 2-3 चीजें याद देनी है कि ऑडिटर्स विदाउट एविडेंस कुछ भी नहीं लिखते हैं, सस्पिशन और ये सब जाहिर नहीं करते हैं, ये ऑडिटर्स का वर्क नहीं। और यदि सस्पिशन और कुछ होगा तो वो पक्का लिखेंगे कि ऐसा हो सकता है, इसके फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत है। ये नहीं लिखेंगे ऐसा हुआ और हो सकता है। और सस्पिशन का ग्राउंड लिखेंगे और सस्पिशन के लिमिटेशन भी लिखेंगे कि मैंने इतना ही देखा है, यहां से ज्यादा नहीं दिखा है। अदरवाइज सस्पिशन पे ऑडिटर्स नहीं लिखते, ठीक है। हाँ, जी सर। और कुछ? सर सर ये जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है हाँ, और ये सर्टिफिकेशन ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और ये परफॉर्मेंस ऑडिट, इनमें फर्क क्या होता है सर? एक एक बोलिए। स्टूटरी ऑडिट, ठीक है। दूसरा है यस सर। सर्टिफिकेशन ऑडिट, तीसरा है यस सर। कंप्लायंस ऑडिट और चौथा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक यस है। स्टूटरी ऑडिट का मतलब है ये स्टेट्यूट में लिखा है, इसको आपको कंपलसरली करना ही है। इंटरनल ऑडिट स्टूटरी ऑडिट नहीं होता है। स्टैट्यूट क्या होता है? आपके रूल्स एंड बाय लॉज, ठीक है।
तो उसमें बाइलो रूल्स बाइलॉज में लिखा हुआ होता है कि ये ऑडिट करना है तो आपको करना है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट करता कौन है? हमारे आईसीआर के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कैग करता है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ CAG। ऑडिट, सीएजी एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट के थ्रू करता है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब आ जाइए सर्टिफिकेशन ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट, तब परफॉर्मेंस आते हैं। सर्टिफिकेशन ऑडिट सर्टिफाई करता है कि फंड को जिस पर्पज के लिए दिया गया था उसी पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। फंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्जैक्टली फॉर द पर्पज इट वाज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। जिसमें कि वो आपका बैलेंस शीट चेक करता है, जिस हेड के लिए पैसा मिला है उसी हेड में तो नहीं हुआ है, किसी और हेड में तो नहीं दे दिया गया है, वगैरह वगैरह सारी चीजें करता है। और लास्ट में लिखता है वी आर सेटिस्फाइड that the audit presents the real and true picture of the organization, account presents the real and true picture of the affairs of the organization, ठीक है, that is certification audit। अब आ जाइए तीसरा, compliance audit। compliance audit का मतलब है कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से खर्चा हुआ है कि नहीं, वहां आपका परचेज फाइल देखेगा, रिक्रूटमेंट देखेगा, वहां आपके समान चीजें देखेगा कि कंप्लाई हुआ है कि नहीं प्रोजेक्ट का नॉर्म, ठीक है। ये हो गया कंप्लायंस ऑडिट। सो इन कंप्लायंस ऑडिट, ऑडिट चेक्स वेदर द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रोसीजर्स हैज बीन करेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड और मेकिंग द पेमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। परचेज में सही नियम लगे हैं कि नहीं वगैरह वगैरह, जीएफआर फॉलो हुआ है कि नहीं वगैरह, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट है कि एक प्रोजेक्ट मिला, अब उस प्रोजेक्ट में हमने ये तो देख लिया भाई कि पैसा जो है प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट के लिए खर्चा हुआ है, सर्टिफिकेशन ऑडिट हो गया। कंप्लायंस ऑडिट में ये भी देख लिया कि पैसा सही नॉर्म के हिसाब से खर्चा हुआ है, लेकिन परफॉर्म किया क्या प्रोजेक्ट। खर्चा हो जाना, सामान का खरीदा जाना डज नॉट इंडिकेट दैट द प्रोजेक्ट हैज परफॉर्म, ट्रू और नॉट। इन दैट केस द परफॉर्मेंस ऑडिट सेज कि जो टारगेट था, जो होना था और जो टारगेट था उसमें इतने का गैप रह गया, 20% का गैप, 30% का गैप है। इतने ऑब्जेक्टिव से इतने ऑब्जेक्टिव फुली अचीव हुए, इतने पार्शियली हुए, इतने हुए ही नहीं। दैट इज द परफॉर्मेंस ऑडिट। वो परफॉर्मेंस पे कमेंट करता है, समझ गए? यस सर, ओके थैंक यू सर। ओके। मतलब आज मैंने सेशन रखा था जीएफआर पे, आप लोग के क्वेश्चन ऑडिट पे जाता है, मतलब दैट इंडिकेट्स कि ऑडिट पे मैंने कम मेहनत किया है, ऑडिट पे थोड़ी और करने की नहीं। ऑडिट रियली है, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि बहुत बड़ा है और मैं पूरा नहीं करा पाया, बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा पोर्शन रह गया उसका। कल करेंगे हम लोग सर ऑडिट। हाँ कल सर एक question ऑडिट था। पे एक क्वेश्चन, चलो इनको पूछने दीजिए। हाँ सर एक विजिलेंस में होता है ना डेली ऑर्डर सीट, वो क्या चीज होती है? विजिलेंस में देखिए ये आएगा नहीं आपको डेली ऑर्डर सीट। डेली ऑर्डर सीट अगर देखिए तो कहीं भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सीसीए रूल में नहीं लिखा हुआ है। डेली ऑर्डर सीट इज, सुनिए सुनिए सुन लीजिए, डेली ऑर्डर सीट इज रनिंग कमेंट्री ऑफ अफेयर्स ऑफ अ डे। किसी भी दिन डिसिप्लिनरी सुनवाई के दौरान, इंक्वायरी के दौरान क्या क्या हुआ उसकी रनिंग कमेंट्री है कि इसने ये कहा, इसने ये कहा और इस पे इस आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें, ठीक है। वेयर ठीक है द डेली okay, ऑर्डर और डेली ऑर्डर ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर इज रिकॉर्डेड। समझ गए? जी सर। ओके हाँ पूछिए। ओके अनिल बंसल जी। सर मैं हाँ पूछ रहा था सर कि जैसे ऑडिट होती है, जब ऑडिटर जो भी ऑब्जेक्शंस लगाते हैं या जो भी पैरा बनाते हैं तो उनको फिर क्लियर किस तरीके से किया जाता है सर? वो देखिए कल मैं कराऊंगा, वो पोर्शन रह गया है, कल मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज आप लोगों में से कोई एक आदमी मेरे को 4 बजे के करीब एक रिंग या ये दे दीजिएगा, ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, अगर मैं भूलने भी लगूँ। मैं कल कराऊंगा इसको कि ये ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर होते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे लगा, बिकॉज मेरे पास बना हुआ मटेरियल है, मैं कर नहीं पाया आपसे डिस्कस, तो एक सेशन में मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। संतोष जी कुछ बता रहे थे? सर हो गया मेरा क्लियर, डेली ऑर्डर सीट पूछा था मैंने। ओके हाँ चलिए, और कुछ? सर प्रोक्योरमेंट में आपके जो नोट्स हैं क्या वो मिल सकते हैं? प्रोक्योरमेंट नोट्स मैंने दिए नहीं आप लोगों को। सर ग्रुप लेट से करा था जो
चलिए सर, प्रोक्योरमेंट बेशक प्रोक्योरमेंट आपके स्लाइड्स आज रात में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू प्रोक्योरमेंट जो मैंने लिया है उसका स्लाइड मेरे स्क्रीन पे है, मैं उसको पीडीएफ चेंज करके आज भेज देता हूँ। पीडीएफ मैं इसलिए चेंज करता हूँ, मेरा एक पास्ट का एक्सपीरियंस है कि लोग मेरे प्रेजेंटेशन में मॉडिफाई करके दिखला देते हैं कि प्रसाद सर का भेजा हुआ है, तो मैं तब से जो है पीडीएफ में देता हूँ चेंज करके। एक ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था कि सर ने देखिए ये लिख के दिया और सामने वाले ने भी मान लिया कि सर ने कहा है तो ठीक कहा होगा, वो इसलिए मैं हमेशा चेंज करके वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए फिर क्लोज करते हैं, आज थोड़ा सा मुझे भी वर्क है एंड कल करेंगे बाकी। उसके बाद तो वर्क है। आप लोगों ने छुट्टी ले रखी है सबने या ऑफिस में अटेंड कर रहे हैं? सर कल तो संडे वर्किंग कर है रहे हैं सर। सर। नहीं कल तो सर कल छुट्टी है। संडे है। कल तो ऑफ है सर। उसके बाद क्या आप लोगों ने छुट्टी ले, अगर सर छुट्टी छुट्टी ली हुई है सर, ली हुई है। अगर आपने छुट्टी ली हुई होगी तो मैं एक आध दिन और आप लोगों को डिस्टर्ब करूंगा। अगर नहीं ली हुई सर होगी आप सर आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। नहीं तो जी सर, कंटिन्यू कर लीजिए सर। नहीं एक दिन पहले नहीं, 5th को नहीं करेंगे हम। शाम जी। को डेली 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही बैठ जाएंगे, एक्चुअली डिस्कस कर लेंगे, जो भी दिन भर के डाउट रहेंगे हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कल तो एक प्रॉपर सेशन थैंक के यू लिए सर। मिल रहे हैं और रिक्वेस्ट रहेगा भाई कल ऑडिट पढ़ के आइए, जी ठीक है। सर, काफी पहले लिया है मैंने ऑडिट, तो मैं भी देख के आता हूँ, आप लोग भी देख के आइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। गुड नाइट। वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।